मित्रों, नमस्कार। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक बदली हुई है। पहले जो पाठ्य पुस्तक थी क्षितिज, उसके जगह पर गंगा नाम से पाठ्य पुस्तक हमारे पास मिली, जो एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। मैं बरबस अपने को रोक नहीं पाया कि इस पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी हिंदी का होने के नाते इस पर मंथन करना आवश्यक समझ में आ रहा था कि इस पर मंथन करना आवश्यक है। परिवर्तन जैसा कि संसार का नियम है, और परिवर्तन होना भी चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। एनसीईआरटी की जो यह पुस्तक आई है वो वास्तव में सराहनीय है और आज के समय और काल के अनुरूप है। बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि परंपरागत पहले से जो पढ़ाई जा रही थी पुस्तक, वह आज के अनुरूप, आज के विचार और आज के नए स्वरूप में अद्यतन नहीं लग रही थी। जो गंगा नामक पुस्तक आई है वह आज के परिवेश से अद्यतन जुड़ी हुई दिखती है। वास्तव में संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में भाषा का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा केवल भाषा नहीं होती है, बल्कि हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन के साथ साथ हमारे विचारों की समायिका होती है, हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का प्रदर्शन करने वाली होती है। इसलिए भाषा के शिक्षक या भाषा के विद्यार्थी का योगदान समाज में महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप यह पाठ्यपुस्तक बनाई गई है। वास्तव में किसी भी पाठ्यपुस्तक की संपूर्णता विद्यार्थी और शिक्षक के उपयोग पर निर्भर करती है। उससे कितना अधिक विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षकों के लिए कितनी वह प्रेरणादायक होती है, इस पर बात निर्भर करती है। अगर हम एक निगाह दृष्टि इस पर डालें तो वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में शास्त्र और व्यवहार को विद्यार्थियों की दक्षता का पर्याय माना जाता है। माना जाता है कि किस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं उसको व्यवहार में हम अपने कितना अधिक ढाल पा रहे हैं। अगर अधिक व्यवहार में अपने ला पा रहे हैं तो सिद्ध माना जाता है कि नहीं, बात तो सही है, जो चल रहा है वह सही है। इसलिए इस समय जो पाठचर्या प्रस्तुत की गई है उसमें अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग क्षेत्रों की विधाओं को संयोजित करके एक संयोजन प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में विद्यार्थियों की जो भाषिक कुशलता होती है वह जीवन जगत के अनुभवों से जोड़ करके जब विद्यार्थी कल्पना की दुनिया में अपने गोता लगाते हैं और कुछ नए मोतियों को प्रस्तुत करते हैं, तो हम मानते हैं कि नहीं, हमारा विद्यार्थी सही दिशा में जा रहा है, उसकी भाषिक संरचना सही दृष्टि से आगे बढ़ रही है। और हमारे जो भाषा साहित्य है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक जो सांस्कृतिक विरासत है उसे जोड़ने का कार्य करता है, प्राचीनता और आधुनिकता को समावेश करने का कार्य करता है। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम जो है वह बहुभाषिकता से जुड़ा होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए मित्रों तो शिक्षण की कोई एक विधि नहीं होती है। प्रत्येक शिक्षक अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का, पढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु उसकी मौलिकता और सृजनात्मकता में अंतर नहीं आता है। जो मौलिकता और सृजनात्मकता होती है वो सबके लिए एक समान होती है और विद्यार्थियों को उससे जुड़ करके नई चेतना का विकास, नए अवसर का विकास, नए विचारधारा का विकास, नए स्वरूप में उन्हें लाने का शिक्षक पूरी तरह से प्रयास करता है। वास्तव में जो जीवन जगत है, इस जीवन जगत की संपूर्णता में ही साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने का विस्तार देना चाहिए। हमारे पाठ्यपुस्तक में गद्य और पद्य दो प्रकार के रचनाएं शामिल हैं। इस वीडियो में मैं गद्य का जो भाग है उस पर चर्चा करूंगा और क्रमशः गद्य के बाद काव्य और इसके प्रश्नों का जो संयोजन किया गया है इतना सुंदर ढंग से, इसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार से इससे विद्यार्थी और शिक्षक लाभ प्राप्त कर सकते हैं,
इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करके अगले कई वीडियो में मैं क्रमशः आपके साथ जुड़ा रहूँगा, जिससे कि आपको नई से नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके और इसके साथ साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वास्तव में गद्य का जो भाग है गंगा पुस्तक में, उसकी चर्चा हम इस एक अपने वीडियो में करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि वास्तव में गद्य की संरचना कैसी है। धन्यवाद।